नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज जैसे से आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए जो एक बेहतरीन सीरीज चलाई गई है, जिसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए और जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो इंपॉर्टेंट हो गए, आपके साथ जो डिस्कस किए जाएंगे, जो आपकी जो डेली बेसिस पे जनरल नॉलेज आपकी बिल्ड करेंगे और आपके जो स्ट्रेटेजी के बीच से इंप्रूव होती रहेगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अटॉर्नी जनरल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनको जो भारत का सर्वोच्च जो वकील कौन सा होता है और राज्य सरकार का वकील कौन सा होता है, और इनमें से कौन सा जो है, कौन सी वैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो आज इनका काम क्या होता है, कौन इनमें से जो है कैसे डिसीजन ले सकता है और ये कितने इनका कार्यकाल होता है, सब इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे आपको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक। तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 76 में ये कहा गया है कि सरकार को कानूनी या विधि सहायता देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। 76 के याद रखेंगे, आर्टिकल 76 में किसका जो वर्णन किया गया है, तो अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है कि भारत की सरकार का जो कानूनी या विधि सहायता देने के लिए एक अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार का जो कानूनी अधिकारी कौन सा होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जिसे हम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल एक ही को कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। और अटॉर्नी जनरल जो है आमतौर पर अदालत का एक जो है उच्च सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता होता है। याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल आमतौर पर कौन सा होता है, तो अदालत का एक जो उच्च सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता होता है। और इसकी योग्यता क्या होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबर ही इसकी योग्यता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ग्रेजुएट हो और आप जो है और एक जो है डीएम के लिए भी योग्यता ग्रेजुएट की होनी चाहिए। ठीक है, डीएम के यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए भी योग्यता आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसी तरह अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं है, पर अटॉर्नी जनरल जो है जो है उसके लिए योग्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन योग्यता इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जो जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना है, पर आपके पास जो इसकी योग्यता बराबर होनी चाहिए। तो अब ऐसे में जो आपके मन में सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्या योग्यता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि 5 साल हाई कोर्ट में होने चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 5 साल हाई कोर्ट में जज या 10 साल का वकील का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे, 5 साल आपके पास हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 10 साल आपके पास आपके लिए वकील का होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन होता है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत दिया गया, तो अटॉर्नी जनरल का किस आर्टिकल के तहत दिया गया, तो 76 के बारे में बताया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े मामलों में जो है सरकार का प्राथमिक वकील भी होगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े मामले, यानी कि जैसे कि आप अपना कोई केस होता है तो आप अपने लिए वकीली जो है करते हो, उसी तरह जो जो सरकार होती है, तो उसका जो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े जो भी मामले होते हैं सरकार के, तो उनकी प्राथमिकता जो कौन होता है, तो प्राथमिक वकील कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, मुख्य बात यह है कि अटॉर्नी जनरल का काम जो सरकार को विधि सलाह देना होता है। जैसे ये विधिक सलाह देना होता है, जैसे कि जो 370 जो धारा 370 थी उसमें कैसे संशोधन किया जाना था, ये भी सलाह किसके द्वारा दी गई थी, अटॉर्नी जनरल जो है ये सलाह देता है। ठीक है, जैसे 317 में कैसे संशोधन किया जा सकता है, इसमें कैसे जो बिल पास किया जा सकता है, इसमें कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, कैसे किया गया, 3 तलाक को कैसे हटाया जा सकता है, ये सारे बड़े निर्णय जो इनके द्वारा ही लिए जाते हैं। तो उसी तरह जो है उसको लेकर ये सलाह न्यायवादी की तरफ से ये सरकार को दी जाती है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य होता है और इसकी क्या जो है आपके लिए इसमें किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है और ये क्या जो है सरकार का कौन सा वकील होता है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है। तो केस लड़ने से संबंधित चीजों को उर्दू में पैरवी करना, हिंदी में मुकदमा लड़ना और अंग्रेजी में प्रैक्टिस करना कहते हैं। ऐसे में अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ने में सक्षम है, क्योंकि उनकी योग्यता, जैसा कि हमने पहले भी बताया,
कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो याद रखेंगे किसी भी कोर्ट में ये जज जो है लड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो है इसकी योग्यताएं होती हैं। इसके अलावा ये किसी भी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं। तो याद रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपसे, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ट्रिकी वे में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये निजी जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा हाँ लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, या कुछ और ऑप्शन में आएगी। तो इसमें जो है लड़ सकता है, ये निजी व्यक्ति के मुकदमा भी लड़ सकता है, बशर्ते हैं कि वो मुकदमा सरकार के विरुद्ध नहीं हो। तो आपके पास ये भी दिया गया है कि शर्त होनी चाहिए कि वो सरकार के विरुद्ध नहीं हो। ये इसमें एक बड़ा जो है पेंच साबित होता है। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि किसी भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर वहां से पैसे प्राप्त होंगे और सरकार से भी सैलरी मिलेगी। ऐसे में कहा गया है कि निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर तो अटॉर्नी जनरल को जो फीस लेनी होगी वो अपने क्लाइंट से लेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में कोई जो है मेहनतानता नहीं मिलेगी, यानी कि सरकार की तरफ से उसे कोई जो है वहां से कोई फीस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, भत्ता हुआ घर का प्रावधान जरूरी किया जाएगा। जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिलती है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल को जो संसद में के किसी भी कार्यवाही भाग में लेने के लिए अधिकार है, लेकिन सदन में वोट नहीं दे सकते। याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल को जो सदन में वोट देने का अधिकार है कि नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल को जो सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है, वो किसी भी संसद के कार्यवाही होती है उसमें भाग लेने का उनको अधिकार है। इनकी नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति करता है। तो याद रखेंगे नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि महान्यायवादी भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों, मुकदमों जैसे अपीलों और अन्य कार्रवाई सहित में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं। संविधान एजी यानी कि एडवोकेट जनरल को निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं, सॉरी एडवोकेट जनरल नहीं, अटॉर्नी जनरल निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो राष्ट्रपति के प्रशंसक पद धारण करता है। तो याद रखेंगे कि जो महान्यायवादी होता है जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कारण जो है ये अपना पद धारण करता है, और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारा जो मैंने बताया तो ये था अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, अगर आपको फिर समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो जो पूरे स्टार्ट से देखिएगा तो आपको जो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और इसके जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था उसको जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा, तो आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में पता लग जाएगा। अब हम जो डिस्कस करेंगे सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं। अब इतना बड़ा देश है, ठीक है, ऑब्वियस बात है कितना बड़ा देश है, इसमें जो है जुड़ी कानूनी मुद्दे भी जो है ढेर सारे होंगे, है ना। इतना बड़ा देश है, लगभग जो है पॉपुलेशन के आधार पे जो है इंडिया सबसे नंबर 1 पे आ चुका है, चाइना को पछाड़ के। ठीक है, ऐसे में सभी को एक महान्यायवादी द्वारा संभाला जाना तो संभव नहीं है। ठीक है, मेरे को तो लगता है एक महान्यायवादी तो नहीं लगेगा। जैसे कि हमने 2 साल में जो कोरोना लगा था, हमने चीन को जो मात दे दी किसमें, जो है पॉपुलेशन में। अगर 2 साल कोरोना और लगता है तो हम तो ऐसा मानते हैं कि पूरे जो वर्ल्ड में है तो जो है पॉपुलेशन के नाम पे जो हमें कोई वो दे नहीं सकता, जो है हमें से कोई भीड़ नहीं सकता पॉपुलेशन के नाम पे। ठीक है, खासकर जो ये पॉपुलेशन के नाम पे सबसे ज्यादा योगदान किस स्टेट का है, तो यूपी का ज्यादा स्टेट, मेरे को लगता है कि यूपी का जो है ज्यादा ही होगा, क्योंकि यूपी के लोग जो है हर काम में माहिर हैं। ठीक है, तो एक इसमें ये तो अपने टॉपिक पे चलते हैं सर। ये तो वही बात होगी कि हजारों बच्चों से भरे स्कूल में एक ही शिक्षक और उसी ही सभी को पढ़ाना होगा और जिम्मेदारी भी दी गई हो। ठीक है, तो हजारों बच्चों के जो एक शिक्षक होगा ऐसे इसमें बताया गया है। तो इसके लिए एक महान्यायवादी होना जरूरी नहीं है। ऐसे में इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की जाती है। ठीक है, तो महान्यायवादी की सहायता के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या वर्तमान समय में 4 होती है। याद रखेंगे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या कितनी होती है, इसको नोट डाउन कर लें। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जबकि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल संख्या की कितनी होती है, एक होती है। तो अटॉर्नी जनरल कितना होता है, 1 होता है, और सॉलिसिटर जनरल कितने होते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल भी 1 होता है। पर अब आपसे पूछा जाता है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कितने होते हैं, एडिशनल होते हैं 4। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो भारत में वर्तमान भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में कौन है, तो तुषार मेहता है। कौन है, तुषार मेहता। और आपसे पूछ लिया जाए कि अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में, तो उन्हें जो अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल है जो है के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, याद रखें अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल है। उन्हें 2018 में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया था किस जनरल तुषार को।
तुषार मेहता को। और अटॉर्नी जनरल को उन्हें जो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है नियुक्त किया गया था, के वेणुगोपाल को। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल का काम देख लेते हैं कि सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल जो है भारत के महान्यायवादी के अधीन होते हैं। याद रखेंगे किसके अधीन काम करता है, तो ये भारत के महान्यायवादी के अधीन काम करता है। और भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है। तो याद रखेंगे सॉलिसिटर जनरल पहला कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, दूसरा कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, दूसरा कानून अधिकारी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के लिए जो है दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है, तो सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए 4 एडमिरल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। और अटॉर्नी जनरल के विपरीत सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह नहीं देते हैं। तो इस सरकार भारत सरकार को कोई कानूनी सलाह नहीं देते हैं। उनका कार्य भारत संघ की ओर से अदालतों में पेश होने तक ही सीमित है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। याद रखेंगे सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और उनकी योग्यता का पैमाना वही है जो अटॉर्नी जनरल के लिए होता है। तो दोनों की योग्यताएं सेम ही है। अगर राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई संदर्भ उठता है तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल किसमें बताया गया, आर्टिकल 143 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल अगर राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी संदर्भ उठता है तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कामकाज के लिहाज से देखें तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, अटॉर्नी जनरल का पद जो संवैधानिक होता है। तो याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल का पद जो कैसा होता है, संवैधानिक होता है। जो आप सभी को मैंने बता दिया कि अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक क्यों है, क्योंकि ये आर्टिकल 76 में बताया गया है। और सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद जो महज विधानिक होता है। इसका भी कोई भी वर्णन जो आर्टिकल में नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखें संविधान में इसमें कोई भी वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के कार्य और उसके अधिकार देख लेते हैं तो साथ साथ में। ठीक है, एडवोकेट जनरल कौन होता है, तो जैसे कि केंद्र सरकार का जो वकील होता है कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। उसी तरह जो राज्य का जो है प्रमुख विधिक अधिकारी होता है तो कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता भी कहते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता भी कहते हैं, जिसे राज्य का प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। वो राज्य के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा तथा विधान परिषद की कार्यवाही में और सदन में बोलने की शक्ति रखता है। याद रखेंगे ये भी जो किसी भी सदन में जो जा सकता है और वहां पे बोलने की शक्ति रखता है। इनका जो है पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनका जो वेतन कौन देता है, तो सरकार के निर्धारण के अनुसार इनको वेतन मिलता है। एडवोकेट जनरल को राज्य के COM की सलाह पर जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इनको कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल जो है नियुक्त करता है। ठीक है, याद रखेंगे कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। और एडवोकेट जनरल अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। तो महाधिवक्ता किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। याद रखेंगे महाधिवक्ता जो किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उनका कार्यालय और कार्य भारत के महान्यायवादी के समान होता है। एडवोकेट जनरल की योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। और जो अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। तो आर्टिकल 165 में बताया गया है कि एक राज्य में महाधिवक्ता होगा। ठीक है, याद रखेंगे महाधिवक्ता होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 177 के तहत उसे राज्य विधानमंडल और उसकी समितियों में श्रोता के अधिकार लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसको सुनने का अधिकार है। किस आर्टिकल में बताया गया है, 177 में बताया गया है कि उसे जो सुनने का अधिकार है। वहां पे किसी भी विधानसभा में विधानमंडल में जा सकता है, पर वो उसे जो वहां पे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो गाइज ये था आज के टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में, सॉलिसिटर जनरल के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में बहुतों को कंफ्यूजन होता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो है हर चीज छोटी से छोटी आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से इसको जो है एक बार फिर से देखें और इसको नोट्स बनाएं, जो भी मैंने आपको जो है अंडरलाइन करवाया और जो इसमें मैंने ज्यादा जोर दिया है बोलने में। ठीक है, तो आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना अप्रिशिएट जरूर दिखाना वीडियो को लाइक करके। तो जय हिंद, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।